हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? लेकर आ गए हम एक और एनर्जेटिक सेशन आप लोगों के लिए दोस्तों, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। मैं बिल्कुल लगातार कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि वीडियो लगातार लेकर आऊं, पर किसी कारणवश लेकर नहीं आ पा रहा हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी। और आप लोगों को भी पता है कि हर एक एग्जाम में हिंदी का वेटेज क्या है दोस्तों, लगभग 25%। चाहे आप पटवारी में बैठे, उप समूह 2, उप समूह 3 जो केमिस्ट और सॉफ्टवेयर निरीक्षक की भर्ती है, उसमें भी हिंदी आ रही है। इसके अतिरिक्त आप जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, या फिर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा होगा, हर जगह हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से वादा करता हूं, सॉरी दोस्तों, वादा तो नहीं करूंगा क्योंकि वादा अक्सर टूट जाते हैं। किसी सिंगर ने गाया है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। तो दोस्तों, मैं वादा तो नहीं कर रहा, पर मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अब डेली वेज में आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इंटरटेनमेंट जरूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला देखिए दोस्तों, वर्णमाला दो शब्दों का मेल है, एक है वर्ण, दूसरा है माला। तो माला जैसे फूलों की माला, वैसे ही है वर्णों की माला। वर्ण मतलब आप ये इसमें डेफिनेशन ये लगा सकते हैं कि वर्णों का समूह क्या है, वर्णमाला है। ठीक है ना, जैसे फूलों का समूह, फूलों को जब हम एक सीक्वेंस में गुद देते हैं तो उसे हम फूलों की माला कहते हैं, वैसे ही वर्णों की माला। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई वर्ण क्या है, वर्ण है क्या? तो वर्ण भाषा की इकाई है। क्या है? किसकी इकाई है? भाषा की इकाई है। पर भाषा क्या है? तो भाषा एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, भाषा कहेंगे। लेकिन एक आया हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 2016 के एसआई में दोस्तों, कि मौखिक भाषा, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो यहां पे आ जाता है ध्वनि, जिसे हम वर्ण ही कहते हैं। वर्ण को आप ध्वनि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जब मौखिक रूप से पूछा जाए तो आप भाषा की इकाई क्या बताएंगे, ध्वनि बताएंगे। और लिखित रूप में जब बताया जाए तो आप भाषा की इकाई क्या बताएंगे दोस्तों, वर्ण बताएंगे। तो वर्ण आप समझ गए होंगे, भाषा भी समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं, देखते हैं वर्णमाला के प्रकार। तो वर्णमाला आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन मैंने सीधा सीधा बना दिया है क्योंकि अब हमें दोस्तों 20-20 खेलना है, 50-50, या फिर ये जो टेस्ट क्रिकेट है, अब ये नहीं चलने वाला है क्योंकि समय बहुत कम है और हमें पूरा सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत स्पीड में पढ़ना है। ठीक है ना, तो जो जरूरी है मैं वो जरूर बताऊंगा, लेकिन जो जरूरी नहीं है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आप टेस्ट लगाएं, आपके टेस्ट में जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे दोस्तों। ठीक है ना, और इसमें आपको अधिकतर ट्रिकी वेज में, अभी हम जैसे ही जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हमने बहुत आसान ट्रिक बना के रखा है दोस्तों, बिल्कुल बहुत मजा आएगा, बस बने रहिए। तो देखिए, आपको वर्णमाला को 3 प्रकार में बांटना है, स्वर, अयोगवाद और व्यंजन। जैसे इंग्लिश में हमने वोवेल्स, कॉन्सोनेंट पढ़ के रखा है, वोवेल्स की संख्या उसमें कितनी होती है, 5 होती है। वैसे इसमें स्वरों की संख्या हिंदी निदेशालय जो भारत सरकार है, एक संस्था है उसकी, उसके अनुसार 11 मानी गई है। ठीक है दोस्तों, और इसके अतिरिक्त ये जो अयोगवा है, इनकी संख्या 2 है, जिसमें अम और अह आते हैं। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी है, 39 है। क्योंकि देखिए अब क्या है, वर्णमाला टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो अक्षरों की जो संख्या होती है उसमें होती है कितनी, 52। अब ऐड कर लीजिए 39 + 2 + 11, टोटल आपका हो जाएगा 52। तो यही है वर्णमाला। ठीक है ना, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले हमें स्वर पढ़ना है। ठीक है ना, तो स्वर की संख्या हमने कितनी जानी है, 11 है। अब हम अलग अलग प्रकार के स्वर पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने पहले प्रकार में लिखा है, देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्वेश्चन क्या आता है मैं बताते जाऊंगा, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जैसे देखिए दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा कि सजातीय दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या इनमें से कौन है।
अब आपको इतना डिटेल में जाना पड़ेगा दोस्तों, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो देखिए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उसमें जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर को हम 3 प्रकार से बांटते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर इसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाएगा? एक मात्रिक स्वर। इसे फिर मूल स्वर भी कहते हैं। अब मूल स्वरों की संख्या, ये 2017 एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या होती है 4। अब देखिए, इसे हमने एक मात्रिक भी कहा है। क्या कहा है? एक मात्रिक, मतलब इसमें एक ही मात्रा होगी। जैसे आ, देखिए उच्चारण करिए, उच्चारण से ही हिंदी बनेगी। जैसे आ, और अगर आपने आ की मात्रा लगा दी इसमें और, तो इसे बोलेंगे आ। ठीक है, इतना तो आप जानते हैं दोस्तों। तो आ, ई, उ और ऋषि, ठीक है ना। इसे उच्चारण बेस पे नहीं लिया गया है, लेकिन ये एक मात्रिक स्वर में ही आता है, ठीक है ना। तो इसकी जो मूल स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, ठीक है। कितना कम समय लग रहा है दोस्तों? देखिए, अ, ई, ठीक है ना। तो ये बहुत कम समय लेते हैं, इन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं या एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक ही मात्रा होती है। मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल है, इन्हीं से आगे जितने भी स्वर मिलेंगे इन्हीं से बने हुए होंगे, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं? मूल स्वर कह देते हैं। और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है दोस्तों। और इसकी जो टोटल संख्या है दीर्घ स्वर की, वो 7 है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल से पहले आप देख लीजिए, इसको हमने 2 श्रेणी में बांटा है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए क्वेश्चन है। तो दीर्घ स्वर इसे हमने सजातीय और विजातीय श्रेणी में डिवाइड किया है। सजातीय श्रेणी में वो आएंगे दोस्तों जिनमें समान स्वर हो, जैसे आ। देखिए, मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूं। आ, तो ये बना है आ प्लस आ, ये एक समान है, एक समान स्वर है। जैसे ई, तो ये बना है ई प्लस ई, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही उ, तो ये बना है किससे? उ प्लस उ, ये बना है उ। इसे कहेंगे ई, इसे कहेंगे आ, ठीक है दोस्तों। तो समझ रहे हैं ना कि आपको क्या करना है? सजातीय स्वर वो होंगे जिनमें एक जैसे स्वर होंगे, ठीक है ना। और विजातीय स्वर वे होंगे जिनमें विभिन्न स्वर होंगे। जैसे एक की बात करें तो ए बना हुआ है किससे दोस्तों? आ प्लस ई से, ठीक है ना। और ए इसे क्या बोलेंगे? ए, ठीक है ना, ऐनक वाला ए, ठीक है। तो ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है किससे? ए प्लस ए, ठीक है। तो ये इसलिए वे जातीय स्वर हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इसकी परिभाषा क्या होगी। ऐसे स्वर जिनको बोलने में, ठीक है ना, जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगे, थोड़ी ज्यादा समय लगे, उसको हम क्या कह देते हैं? दीर्घ स्वर। यहां तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब आ जाता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। कितना गुना समय लगता है दोस्तों? 3 गुना समय लगता है, उसे आप कह देंगे प्लुत स्वर, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, इसके एग्जांपल हमने लिखा है राम, ठीक है। जब हम कोई व्यक्ति दूर होता है तो कैसे बुलाते हैं? राम। देखिए, ये नहीं बोला राम, बोला राम नहीं, राम। मतलब लगभग इसे क्या करते हैं हम? 3 गुना ज्यादा उच्चारण करते हैं। इसलिए जब भी ऐसा लिखा जाता है तो रा, बीच में 3 का निशान, ये ओम नहीं है, 3 का स्थान है, और माँ, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। जैसे ओम बोले, ओम, तो देखिए ओम कैसे बोलेंगे? ओ, बीच में 3 लगा दिया और माँ, ठीक है ना। तो प्लुत स्वर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाइए दोस्तों, यहां तक क्लियर होगा तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब जो जीभ होती है हमारी, उसके प्रयोग के आधार पर स्वर बांटने हमें ये भी आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मध्य स्वर, ठीक है ना। कभी आप बोलकर देखिए, अ, ये देखिए बीच से निकल रहा अ, तो इसे कह देंगे मध्य स्वर, ठीक है ना। जब हम जीभ के मध्य पार्ट से, ठीक है ना, मतलब ये मिडिल पार्ट से वो आवाज निकालते हैं, तो उसे हम क्या कह देंगे? मध्य स्वर, जो एक ही है और ये आता है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आ, अब इसके बाद आप आ जाइए अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में आ जाएगा ई। अब बोलकर देखिए, खुद देखिए, ई ई ए, ये सब कहाँ आ रहे हैं? अग्र जीभ में, जीभ के अग्र भाग से इनका उच्चारण हो रहा है। इसके बाद जब पेस्ट में जाएंगे आप, तो देखिए, अब बोलने की कोशिश कीजिए दोस्तों,
देखिए कहां से आ रही है आवाज, अंदर से आ रही, जीभ के बिल्कुल पृष्ठ भाग से आ रही है। तो क्या हो जाएंगे ये पृष्ठ भाग में कौन कौन से हैं, आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा है, अग्र, पृष्ठ और मध्य। मध्य में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मध्य का क्या होगा, आ, सिर्फ क्या होगा, आ, ठीक है ना। और पृष्ठ में क्योंकि उसमें आपको क्या है, द्विमात्रिक टाइप में आते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इसे हम कैसे उच्चारण करेंगे, आ, ई, ये कहां से निकल रहे हैं दोस्तों, ये उच्चारण कहां से हो रहे हैं, जीभ के पृष्ठ भाग से, ठीक है ना। और ई, ए, ये सब कहां से, अग्र भाग से। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मुख द्वार खुलने के आधार पर। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा मुंह खोल दिया, ठीक है ना, और ये हम सिर्फ हाफ मुंह खोला है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मुंह को खुलने के आधार पे भी हम स्वरों को बांटते हैं कि किस स्वर के उच्चारण में कितना मुंह ओपन हो रहा है, कितना क्लोज हो रहा है, या बंद मुंह में कितना वो आपका उच्चारण हो रहा है। तो उसको हमने 4 भागों में बांटा है, ओपन, हाफ ओपन, क्लोज, हाफ क्लोज। ठीक है दोस्तों, देखिए ओपन को हम हिंदी में कह देते हैं विवृत। ये शब्द क्या है, एक्चुअली में बहुत ज्यादा टफ होते हैं, मतलब आप लोगों को याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रिक तो है नहीं कहीं, तो ट्रिक जहां पे जरूरत है, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे आप देखिएगा कितने कमाल के ट्रिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपको आखिरी दम तक याद रहेंगे दोस्तों, एग्जाम में आप 100% सही करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा यहाँ लॉजिकली समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो देखिए ओपन, तो ओपन ये होता है विवृत। जब आप ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में आपका जो मुंह है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, मुंह द्वार क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे आ, ये देखिए पूरा माउथ आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। आ, तो ये क्या हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है ना। ये इसे हिंदी में विवृत कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विवृत। इसके बाद हाफ ओपन, मतलब आप जब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण आप जैसे करें तो आपका जो माउथ है वो हाफ ओपन हो, आधा ओपन हो। जैसे एग्जांपल देखिए, आ, ए, ठीक है ना, आ, ए, ओ, बहुत हाफ ही ओपन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद है क्लोज, ठीक है ना। तो जैसे हम हिंदी में कह देते हैं सवृंत, क्या कह देते हैं, सवृत, ठीक है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका मुंह क्लोज ही रहेगा। जैसे ई, देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूं, ई, ऊ, मतलब आंशिक रूप से ओपन रहेगा। आप ऐसे मुंह बंद करके तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आंशिक रूप से क्लोज रहेगा, ठीक है ना, ओपन नहीं क्लोज रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हाफ क्लोज मतलब आधा क्लोज। जैसे ए, देखिए इसमें लगभग आपने माउथ को क्या किया है, आधा बंद करके रखा है। तो ए, ओ, ठीक है ना। देखिए मुंह देखिए मेरा, वैसे उतना अच्छा तो है नहीं लेकिन देखिए मजबूरी है आपकी, ओ, ठीक है। उच्चारण करना सीखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अभी व्यंजन पढ़ेंगे तब देखिएगा, जब आप कंठ से ध्वनि निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो कौन से व्यंजन होंगे, जब आप तालु से निकालेंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनका हमने प्रॉपर ट्रिक बना के रखा है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो हाफ ओपन हाफ क्लोज समझ लिए आपने, मुख द्वार खुलने के आधार पर देख लिया, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ है आपका नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर। नाक व मुंह से हवा निकलने के आधार पर तक स्वर है, बताइए क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है अनुनासिक और दूसरा दे रखा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा निरुनासिक, निरुनुनासिक। तो निरुनुनासिक ऐसे स्वर हैं जो उच्चारण करते समय हमारे मुंह से क्या निकले, मुंह से आपके क्या निकले, हवा निकली। जैसे देखिए इसमें आ, ठीक है ना, ई, ये क्या मुंह से हवा निकल रही है, नाक से नहीं। देखिए आप बोल कर देखिए, ई, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देखिए दोस्तों क्या लिखा है, अनुनासिक। इसमें क्या है, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। जब आप चंद्र बिंदु लगा देंगे, जैसे बोलिए ठीक है ना। इसके अलावा ईं,
ई, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एनक, एनक, ठीक है ना। तो ये चंद्र बिंदु हमने लगा के रखा है, तो इस आधार पे आप उच्चारण करके इसे आप कर लीजिएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को स्वर अब तक क्लियर हो गया होगा, स्वरों की संख्या 11। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमेशा जो स्वर होते हैं इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लिख के रख लीजिए, आएगा ही आएगा कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वो हमेशा कंठ और तालु से ही होता है। इसके अलावा ना तो मूर्धा, ना आपके ओंठ, ना आपके दंत, इन ये कहीं से इनका उच्चारण नहीं होता है। जब हम बोलते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? कंठ और तालु का। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हो गया होगा क्लियर। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन, और बिल्कुल अब यहां से दौर शुरू होगा हमारे ट्रिकों का। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता हो, स्वर की जरूरत हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे का, देखिए एग्जांपल देखिए, का, ये सिर्फ का ऐसे ही नहीं बन गया है, ये बना है का प्लस आ, ये दोनों से बना है आपका का, ठीक है ना। तो यहाँ पे का स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। इस प्रकार से आपको समझ लेना है कि व्यंजन क्या है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसकी आवश्यकता लेते हैं हम, किसकी जरूरत पड़ती है? स्वरों की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कह देते हैं? व्यंजन। और मुख्य रूप से व्यंजन को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसके अतिरिक्त जो भी हैं वो भी कवर करवाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं उनसे समझ लीजिए और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन बिल्कुल ट्रिकी वे में याद करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनते हैं। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, व्यंजन आप यहाँ पे दिमाग में ये लाइए, व्यंजन मतलब होता है भोजन। और स्वादिष्ट भोजन यदि आपको करना है तो भोजन में सबसे स्वादिष्ट क्या? सब्जी ही होती है। तो सब्जी स्वादिष्ट, इस प्रकार से आपको बनाना है, दिमाग में एक मैप बनाना है। और यही मैप आपको, जो इमेज है आपका, यही वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो देखिए, जो व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टमाटर का। टमाटर के बगैर आप सब्जी बना ही नहीं सकते। तो आपको ध्यान रखना है टमाटर, और टमाटर चल रहे हैं 25 रुपए किलो। कितने रुपए किलो? आपको ध्यान रखना है 25 रुपए किलो। तो आपको 20 में कोई भी व्यापारी स्पर्श करने नहीं देगा, छूने नहीं देगा। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी स्पर्श व्यंजन की दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 25। और टमाटर हमारा क्या हो जाएगा? टमाटर हमारा हो जाएगा ट्रिक कोड। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप ट्रिक को समझिए। काका हमारे इतने चतुर हैं, काका हमारे इतने चतुर हैं कि उन्होंने कहा भैया टमाटर तदाद से खाओ। क्या कहा उन्होंने? कि टमाटर तदाद से खाओ। ये पहले ही बता दिया। देखिए, काका हमारे इतने चतुर हैं कि टमाटर क्या? तदाद से खाओ। ये पहले ही बता दिया, क्योंकि अब टमाटर के भाव क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, 25 रुपए किलो हो गया है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल, एक बार और रिवीजन करिए, दिमाग में बैठा ली, फिर इसका इस्तेमाल बताते हैं। काका इतने चतुर हैं कि उन्होंने टमाटर के भाव जैसे ही बढ़े तो टमाटर तदाद से खाओ पहले ही बता दिया। बस यही तो सिंपल सा ट्रिक है। काका, तो देखिए, का वर्ग के जितने भी क्या है आपके व्यंजन है, का, खा, गा, घा, इंगा, ठीक है, ये कहां से निकलेंगे? ये कहां से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। देखिए, आपको याद ना हो, अगर ना बने प्रैक्टिकली, तो आपके लिए ही ट्रिक है दोस्तों। तो ये कंठ हो जाएगा। अब चतुर, तो चा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कहां से निकलेंगे? इसमें क्या वर्ड आ रहा है? ता, तो ये निकलेंगे तालु से। ठीक है दोस्तों। अब आ जाओ टमाटर, ठीक है ना। तो टमाटर में क्या हो रहा है? टा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो कहां से? इसमें जो सेकेंड वर्ड है माँ, वो हो जाएगा मूर्धा, मतलब मूर्धा से निकलेंगे। इसके बाद आ जाइए तदात, तो ता वर्ग, ये ता वर्ग जिसमें ता, था, दा, धा, ना, तो ये कहां से निकलते हैं? दंत से, मतलब दांत से। ठीक है दोस्तों, निकलते तो कंठ से हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हम इनको निकालते हैं तो इसमें दांतों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप बोलिए ता, आप मुंह खोल के बोल के देखिए, बोलिए जरा ता, खुद से बोलने की प्रैक्टिस करिए, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। मुंह बंद करके बोलिए तो भी नहीं बोल पाएंगे, आप ऐसे बोलना पड़ेगा आपको, ता, दा। देखिए, दांत इसमें मिल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये दंत से निकलने वाले व्यंजन हैं। इसके बाद आप आ जाइए होठ, ठीक है ना। तो होठ रसीले तेरे होठ रसीले, आपको याद कैसे करना है? पहले,
ठीक है ना, पहले ही हमारे काका ने बता दिया था। तो पा और इसके बाद पा जो वर्ग होगा वो क्या होगा, होंठ से निकलने वाले व्यंजन होंगे। तो इसमें कैसे, जैसे पा, देखिए बगैर होंठ मिलाए आप पा, फा, बा ये अगर बोल देते हैं तो 50 रुपए मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये पा वर्ग के हैं और इनको बोलने के लिए आपको अपने होठों का जो मिलाप है वो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है। तो एक बार और, कंठ से निकलने वाले वर्ण, तो कंठ से निकलने वाले जो व्यंजन है का वर्ग होता है, क्योंकि का है तो का कंठ से निकल रहे हैं। देखिए इमेजिन करिए, आप खुद प्रैक्टिकल करिए, क ख ग, यहां से कंठ से, इसको कहते हैं कंठ, ठीक है ना। और साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा चा, तो चा कहां से, तालू से, ठीक है। तालू मतलब जो जीभ के ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे बोलिए चा, देखिए आपका ये जो आपकी जो जीभ है वो तालू मतलब ऊपर वाले पार्ट से मिलेगी, कैसे, चा, छ, जा, देखिए मिल रहा है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से टा है मूर्धा, ठीक है ना। तो इसमें आपको टमाटर से याद रखना है, तदात, ठीक है ना। इसके बाद पहले ही बता दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लीजिए रिटर्न करके, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। तो अंतस्थ मतलब होता है अंत, मतलब अंतः मन से सोचकर बताओ, कहते हैं अंतः मतलब अंदर से, ठीक है ना। कहां से, अंदर से। और यार हमें लब कहां से होता है, अंदर से। यही तो हमारा ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल आपको इजीली याद करना है। देखिए ट्रिक क्या है यार, अंदर से लब हो गया, कहां से लब हुआ, अंदर से लब हो गया। तो देखिए इसमें यही है, आपके वर्ड क्या क्या है, देखिए सॉरी व्यंजन क्या क्या है, या, रा, ला, वा, पूछा जाता है इनमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है, याद ना हो गया, बस सिंपल सा। तो या, रा, ला, वा ये क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना, सिंपल है। अब ऊष्म व्यंजन, इसे कैसे याद करना है, बिल्कुल सिंपल। इसमें वर्ड क्या आ रहा है, ऊष्मा, देखिए जरा ऊष्मा, इसमें क्या वर्ड आ रहा है, सा। आपको जितने भी सा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे लिख देने हैं। ये आपका ये सरोते वाला सा, शक्कर वाला सा, सटकोड़ वाला सा, तीनों लिख दिया। इसके साथ आपने क्या कर दिया यहाँ, हाँ, बस ये आपका हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना दोस्तों। आया मजा, अगर मजा आया होगा दोस्तों तो बस आप छोटा सा कमेंट कर दें और लाइक कर दें। और एक चीज और दोस्तों, देखिए हमारे चैनल का ग्रोथ रेट है, हो रहा है, आप लोगों का बढ़िया प्यार दिख रहा है। बस आप लोग ज़्यादा नहीं, इतना निवेदन करूंगा कि आप स्टेटस में 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, ठीक है ना, आप लगा लें, ताकि और लोगों को जिनको वाकई में ज़रूरत है ऐसे क्लासेस की, ठीक है ना, तो उन तक ये पहुंच पाए। अब देखेंगे हम व्यंजन के और रूप हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो दोस्तों। अब जो व्यंजन है, व्यंजन से और कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, जो का वर्ग है, खा वर्ग, चा वर्ग है, ता वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, इनको सीक्वेंस से लिख दिया है, ठीक है ना। यहीं से हमारा ट्रिक बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमने व्यंजन को आघोष और सघोष में बांटा है, एक ये हमने लिख के रखा है, और एक बांटा है अल्प प्राण और महाप्राण में, ठीक है ना दोस्तों। अब अल्प प्राण महाप्राण पहले समझ लीजिए इसका ट्रिक क्या है। तो अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु का उपयोग हो, ठीक है ना, ऐसे वर्ण जिनमें आप कम वायु का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उनके उच्चारण के समय उसे आप कहेंगे अल्प प्राण, ठीक है ना। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अल्प मतलब कम, अल्प मतलब क्या होता है, कम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो इस प्रकार से सीक्वेंस में जमा लेना है, ठीक है, और 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। इसमें देखिए ये पहला सीक्वेंस प्लस तीसरा सीक्वेंस प्लस 5वां सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहला तीसरा 5वां। इस सीक्वेंस के जितने भी हैं, मतलब का, चा, टा, ता, पा, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त गा, जा, ठीक है ना, इंगा, डा, सॉरी, दा, बा, ये क्या है, सब ये अल्प प्राण है। अगर पूछा जाता है कि अल्प प्राण के उदाहरण क्या है, अब ये सीक्वेंस कैसे याद रखोगे, तो देखो जो एग्जाम्पल है, मतलब ट्रिक है आपका, ये जो अल्प बुद्धि के होते हैं वो ज्यादा 3-5 करते हैं, ठीक है ना, बस यही तो ट्रिक है। जो अल्प बुद्धि के होते हैं, और कौन होते हैं आपको पता होगा, ठीक है, तो अल्प बुद्धि के होते हैं वो ज्यादा 3-5 करते हैं। तो 3-5 में आपको एक जरूर जोड़ देना है दोस्तों, एक जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये पहला वर्ग, तीसरा वर्ग
और आपका 5वां वर्ग, ये होंगे सब अल्प प्राण। अब महाप्राण, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, महाप्राण। तो इसमें आपको अब बचा क्या, 5 वर्ण है, ठीक है ना, 5 वर्ग है, इसमें बचा क्या, 2 और 4, तो ये हो जाएंगे आपके महाप्राण, खत्म, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। एक बार और जो नहीं समझे उनके लिए देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है हमको, कि आपको ये इस प्रकार से सीक्वेंस से का खा गा, का वर्ग लिख देना है, चा वर्ग लिख देना है, ता वर्ग लिख देना है, ता वर्ग लिख देना है, पा वर्ग लिख देना है, लिख दिया। इसके बाद आपको इनको वर्ग में गिनना है, किसमें, वर्ग में। यहाँ कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं 5 वर्ग। इन 5 वर्गों में जो का सीक्वेंस में जो वर्ग की बात कर रहा हूं, अब आपको ऐसे नहीं जाना है, ठीक है ना। तो वर्ग, तो आपको का वर्ग, ठीक है ना, का वर्ग में पूरे ये पातक, गा वर्ग में पूरे ये बातक, और ये घा इंगा, इंगा से मातक। तो ये जो वर्ग हैं ये होंगे अल्प प्राण। और अल्प प्राण क्या है, जिसमें कम वायु की आवश्यकता हो, तो अल्प, अल्प मतलब कम बुद्धि वाले, ठीक है ना, इस प्रकार से आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो 3-5 ज्यादा करते हैं, तो 1 3 5, ठीक है ना। और इसमें महाप्राण में बचा क्या, तो 2 + 4, ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आ जाइए आप आघोष और साघोष। देखिए एक बात बताइए, अगर आप वर्ण लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, आ आएगा या सा आएगा, क्या आएगा दोस्तों, आ ही आएगा। तो शुरू के 2 आपको क्या लिखने हैं, शुरू के जो 2 वर्ग हैं वो आघोष के होंगे, और जो 3 वर्ग हैं वो साघोष के होंगे। ये सब व्यंजन है, मतलब आघोष व्यंजन, साघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, क्लियर दोस्तों। शुरू के 2 वर्ग क्या है, आघोष है, और लास्ट के ये 3 वर्ग क्या है, साघोष है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और मजा आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। अब देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं या 2 व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कह देते हैं, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना दोस्तों, कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए इसका भी ट्रिक है, आपको याद करने के लिए हमने हर जगह ट्रिक बना के रखा है दोस्तों, जहां जरूरत है। इसमें आपको ट्रिक बनाना है, क्या बनाना है, ज्ञानी, ज्ञानी और क्षत्रिय, ज्ञानी और क्षत्रिय को नहीं छेड़ना चाहिए, ज्ञानी और क्षत्रिय को नहीं परेशान करना चाहिए, नहीं वो क्या दे देते हैं, वो दे देते हैं श्राप। क्या दे देते हैं दोस्तों, श्राप। तो इसमें क्या क्या वर्ड आ रहे हैं, देखिए क्या क्या लेटर आ रहे हैं, देखिए एक तो ज्ञा, छा, त्रा और श्राप। बिल्कुल सिंपल सा आपको ध्यान बस रखना है कि ज्ञानी और क्षत्रिय को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं वो श्राप दे देते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखिए आपको ज्ञा से आपको ज्ञा, छा से छा, और यहाँ पे त्रा है तो आपका त्रा हो जाएगा, और श्राप से श्राप। अब ये बनते किससे हैं, अधिकतर बार पूछा जाता है, अधिकतर बार मतलब ये मान के चलिए आप उठा लीजिए पुराने पेपर, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ज्ञा, ज्ञा बनता है ज और इय से। अब ये हमने हलंत क्यों लगा के रखा है, क्योंकि हलंत है, इसका मतलब ये जो अक्षर है वो आधा है, ठीक है ना। हलंत का मतलब होता है ये अक्षर क्या है, आधा है। तो ज्ञा किससे बना हुआ है, जा और इया से, छा का और सा से, ठीक है ना, और त्रा, ता और रा से, श्रा, सा और रा से। ये आपका संयुक्त व्यंजन खत्म, ठीक है दोस्तों। अब आ जाइए अयोगवाह। अयोगवाह हमने बताया था आपको अभी जब हमने शुरू में क्लासिफिकेशन किया था, स्वर व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाहों की संख्या कितनी बताई थी, 2। तो एक है अनुस्वर और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वर किसी भी वर्ण लिखने के बाद जो वर्ण चाहे स्वर हो व्यंजन हो, हम उसे बिंदु की रूप में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, ऊपर, ठीक है ना। जैसे अंश, मामा कंस, ठीक है ना, कंस, देखिए कंस में जो ऊपर बिंदी है वो क्या है, आपका अनुस्वर है। इसके बाद है विसर्ग, ठीक है ना। तो विसर्ग में हम किसी भी वर्ड के बाद, किसी भी शब्द के बाद 2 बिंदुओं के रूप में इसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे प्रातः नमः, ठीक है दोस्तों, प्रातः हो गया, नमः हो गया, और इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो जरूर आप नेक्स्ट वीडियो देखें, क्योंकि इसमें अब हम संधि समास बिल्कुल ट्रिकी वे में, वो तो और शॉर्ट वीडियो, थोड़ी ये लॉन्ग वीडियो हो गई है, ठीक है ना, बहुत शॉर्ट वे में। हाँ संधि थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि संधि में हमें स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है ना।
तो वो भी ट्रिकी वे में। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए, और वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, हमारे हर टॉपिक में आप जाइए आपको ट्रिकी ही वे में मिलेंगे, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हर जगह आपको ट्रिक देखने को मिलेगा। और ट्रिक का मतलब यही है दोस्तों कि आप इसे लंबे समय तक इमेज फॉर्म में याद रख सकें, क्योंकि एग्जाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।